हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 19। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, वो भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए। आपको कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पता लगाते हैं ट्रू है या फॉल्स है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि द ओनली पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू कीप द मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, क्या लिखा है यहां पर कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, सॉरी ये चल नहीं रहा है ना मार्कर अच्छे से, ये ले लेते। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिर्फ एक ही पर्पज है, ओनली पर्पज लिखा है। ये ओनली वर्ड नहीं होता ना तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि ओनली लिखने का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही पर्पज है। क्या नहीं, ये भी एक पर्पज है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे पर्पज हो सकते हैं। क्या पर्पज दिया है कि मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना है कि ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, तो ठीक है ये एक पर्पज हो सकता है, बट ओनली पर्पज नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। आगे बात करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस। बिल्कुल, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा मिलता है उसको हम एनालाइज करते हैं तो वही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाता है। दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आर कंसर्न about the ability of a firm to discharge its obligation to pay interest and repay the principal amount। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो होंगी उसी से पता लगेगा, उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसी को आगे पे करना है, तो ये उसी के बारे में जानकारी देता है। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अ रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट कोटिएंट ऑफ वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके ही आपको हमेशा रेशो का पता लगे, हमेशा ऐसा नहीं है, कई बार टाइम्स में भी होता है। तो मतलब कुल मिलाकर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रेशियोज help in comparison of a firm's result over a number of accounting period as well as with other business enterprises। बिल्कुल, रेशियोज क्या करते हैं, एक ही फर्म के कई साल के डेटा को एनालाइज करने में भी हेल्प करते हैं और अलग अलग फर्म्स के डेटा को एनालाइज करने में भी हेल्प करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। A ratio reflects quantitative, बिल्कुल ठीक है, एंड क्वालिटेटिव ये गलत है, एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। रेशियोज केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही शो करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को शो नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। साथ साथ एनसीईआरटी का की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने देखा है यहां पर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं बेटा हम डीपीपी नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 24 और आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम एक साथ इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक कंपनी की हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है। करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी कितनी है बेटा? 5,60,000। फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम। करंट लायबिलिटीज है बेटा कंपनी की 5,60,000, ठीक है, और उसका करंट रेशियो है बेटा 2.5:1। करंट रेशियो इक्वल टू 2.5:1 गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर। आगे आपको कह रहा है और उसका क्विक रेशियो कितना है बेटा? 2:1। क्विक रेशियो है इसका 2:1। आपसे पूछा इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर हमको करंट रेशियो गिवन है तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट रेशियो आपको दे रखा है 2.5/1 इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन 5,60,000। तो इससे आप करंट असेट्स कैलकुलेट कर लोगे। 5,60,000 इंटू 2.5 कितना आ गया बेटा? करंट असेट्स आपका 5,60,000 इंटू 2.5। सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा? जो कि आपका हो जाएगा बेटा यहां पर 14 लाख। इसी तरह से हम क्विक रेशियो की बात करें, क्विक असेट्स अपॉन
करंट लायबिलिटीज 2/1 इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन 5,60,000। तो क्विक एसेट्स हो गया बेटा आपका 5,60,000 इंटू 2, 11,20,000। कितना हो जाएगा बेटा? 11,20,000। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी आई बेटा आपकी? 14 लाख माइनस क्विक एसेट्स 11,20,000। तो आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी यहां पर 2,80,000। कितनी आ जाएगी बेटा इन्वेंट्री आपकी? 2,80,000। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसी का अब हम सेक्शन नंबर बी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है पार्ट बी के अंदर आपसे? पार्ट बी में आपको लिखा है बेटा यहां पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि करंट रेशियो है बेटा 4.5:1। सेकंड देखते हैं इसका। करंट रेशियो गिवन है आपको 4.5:1 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो गिवन है आपको 3:1। क्विक रेशियो गिवन है आपको 3:1 क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आगे आपको दिया है इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है आपको 36,000। इन्वेंट्री है आपकी 36,000। क्या पूछा है बेटा आपसे? आपसे पूछा है यहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है। करंट एसेट्स कितना होगा और करंट लायबिलिटीज कितना होगा, ये आपको जानकारी आपसे मांगी गई है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अपने को पता है कि करंट एसेट्स कितना हो गया, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है बेटा? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स है 4.5x, क्विक एसेट्स है इसका 3x। इन्वेंट्री है सो 36,000 इक्वल टू 1.5x और x की वैल्यू हो गई बेटा 36,000 अपॉन 1.5। तो ये हो जाएगा बेटा 24,000। तो x था करंट लायबिलिटीज, तो आगे आपका 24,000 और आपसे करंट एसेट्स पूछा है जो हो जाएगा 24,000 इंटू 4.5 मतलब 96 और 12 1,08,000। क्लियर? तो आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। थर्ड पार्ट और देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 5 लाख। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे? एक कंपनी की करंट एसेट्स दी हुई है बेटा आपको, कितनी दी हुई है? 5 लाख। और क्या दिया हुआ है आपको? करंट रेशो दिया हुआ है आपको 2.5:1। करंट रेशो 2.5:1 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्या जानकारी है आपके पास? लिक्विड रेशो भी गिवन है आपको 1:1। लिक्विड रेशो गिवन है आपको 1:1 मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। क्या क्या पूछा है आपसे? करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्रीज। हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको पता है करंट एसेट्स 5 लाख है और करंट रेशो 2.5:1 है, तो करंट लायबिलिटीज क्या आ जाएगा? 5 लाख अपॉन 2.5, तो ये हो जाएगा 2 लाख। करंट लायबिलिटीज कितना आ गया बेटा आपका? 2 लाख। अब करंट लायबिलिटीज अगर 2 लाख है तो लिक्विड एसेट्स का मतलब 2 लाख इंटू 1, तो लिक्विड एसेट्स भी आ गया आपका 2 लाख। और क्या पूछा है आपसे? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, तो इन्वेंट्री आ गई बेटा आपकी यहां पर 3 लाख। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 24 यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं अभी हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 4, जो एक्चुअल में आपकी बुक का डू इट योरसेल्फ सेकंड का फर्स्ट पार्ट है।
आपका जो डू इट योर सेल्फ सेकंड है, उसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपको जो डीपीपी अवेलेबल है, जितने बच्चे ऐप पे है ना, उन सबको डीपीपी अवेलेबल है। तो एक बार आप जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की वो ऐप डाउनलोड जरूर कर ले। एटर्नल क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हमको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। यहां पर सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में? आपको गिवन है बेटा एवरेज इन्वेंट्री जो 80,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, और सेलिंग प्राइस ना 25% अबव कॉस्ट है। इससे पहले हमने जो देखा था वो अबव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक जानकारी है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास 6 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमारे पास पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री है आपकी बेटा 80,000। इसके बेस पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। 80,000 इंटू 6 जो हो गया 4,80,000। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बिल्कुल अपने को। अब आपको एक चीज और पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट है 25, किसका बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, नहीं कॉस्ट का। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया बेटा 125। हमसे ग्रॉस प्रॉफिट में पूछा है, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जो पता करना है वो ऊपर पता, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो 100 है, इंटू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी 4,80,000। तो यह आ जाएगा 1,20,000 बेटा आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? चलिए बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है बेटा हमको क्वेश्चन नंबर 5? ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 20%, किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाता है बेटा? 80, क्योंकि 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 होता है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? जो पता करना है वो ऊपर, पता है वो नीचे, और जो पता है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो हो रहा है बेटा आपका 1,60,000। क्लियर है यहां तक? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। अब हमको क्या चाहिए बेटा? एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। कितना है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री? 38,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 41,500 अपॉन 2 विच विल बी 40,000। बस हो गया अब तो सॉल्व क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 1,60,000 अपॉन 40,000 दैट विल बी 4 टाइम्स। क्लियर? इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल, शुरू करते हैं मैडम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ऑल्सो योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। आपके एनसीईआरटी की बुक का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है। क्या दिया है क्वेश्चन? इट्स एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन आस्किंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर रिस्क। इनमें कौन कौन से ग्रुप है जो रिस्क मेजर करते हैं? ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो रिस्क मेजर करता है बट एक्टिविटी रेशियो रिस्क मेजर नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड ग्रुप हमारा जो चल रहा है उसमें दिया हुआ है कि लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है बेटा? रिस्क मेजर करता है, एक्टिविटी नहीं करता है। ये भी यहीं पर खत्म है। थर्ड भी सेम वजह से खत्म है। फोर्थ में आपका लिक्विडिटी रेशियो रिस्क मेजर करता है, डेब्ट रेशियो रिस्क मेजर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी रिस्क मेजर करता है। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रिस्क मेजर करता है, डेब्ट रेशियो आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रिस्क मेजर करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी है यानी इस चीज की रिस्क को मेजर करता है। सो ऑन दैट बेसिस आवर ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लाएंगे। टिल देन थैंक यू। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ऑल्सो योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का सेकंड एमसीक्यू। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड का सेकंड एमसीक्यू। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि द रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर ऑफ रिटर्न। इनमें से कौन सा रेशियो है जो रिटर्न मेजर करता है? लिक्विडिटी नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता है, इट मेजर्स द परफॉर्मेंस, है ना। डेप्ट भी रिस्क मेजर करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं मैडम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है? विच इज ऑल्सो योर टेस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग का थर्ड एमसीक्यू है आपका, ये एनसीईआरटी की बुक की। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑफ बिजनेस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मेजर करने के लिए हम कौन सा रेशो काम में लेते हैं बेटा? लिक्विडिटी रेशो। कौन सा रेशो काम में लेते हैं हम? लिक्विडिटी रेशो। सो वेयर इज द लिक्विडिटी रेशो? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ऑल्सो फोर्थ एमसीक्यू ऑफ योर एनसीईआरटी बुक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि कौन सा रेशियो है विच मेजर्स द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश। स्पीड वाली जहां भी बात आएगी ना, वो होगा एक्टिविटी रेशियो, क्योंकि वही पता करता है कितना फटाफट आपके यहां पर काम हो रहा है। सो एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 14, विच इज ऑल्सो फिफ्थ एमसीक्यू ऑफ योर टेस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग सेकंड ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्या दिया है? द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने के दो बेसिक मेजर कौन कौन से हैं? करंट रेशो और लिक्विड रेशो। याद है? तो इन्वेंटरी टर्नओवर, ये तो गलती हो जाएगा। करंट रेशो और लिक्विड रेशो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं बेटा अपन डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द रेशो इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी। अच्छा, लिक्विडिटी को मेजर करने वाला रेशो करंट रेशो, लिक्विड रेशो, जो कि चारों ऑप्शन में अवेलेबल है। विच एक्सक्लूड्स, अच्छा करंट रेशो में से ना कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करते हैं। लिक्विड रेशो में से हम इन्वेंट्री एक्सक्लूड करते हैं, उस हिसाब से चेक करते हैं। पहला कह रहा है करंट रेशो में से ट्रेड रिसीवेबल एक्सक्लूड करें, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल एक्सक्लूड होता ही नहीं है। लिक्विड रेशो में से तो कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता है, ट्रेड रिसीवेबल एक्सक्लूड नहीं, सॉरी लिक्विड रेशो में से एक्सक्लूड होता है लेकिन ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं होता है। करंट रेशो में से इन्वेंट्री नहीं, करंट रेशो में से इन्वेंट्री हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, लिक्विड रेशो के लिए हम इन्वेंट्री एक्सक्लूड करते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है आपसे बेटा कि कौन सा रेशो यूजफुल है किसमें? इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड में। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड का सेकंड एमसीक्यू भी है। क्या दिया है आपको? यहां पर लिखा है कि द मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स इन्वेंट्री। फर्म की इन्वेंट्री की एक्टिविटी को मेजर करने वाला रेशो कौन सा है? बिल्कुल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशो के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास। हेलो टू ऑल। शुरू करते हैं मैडम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 18, जो कि साथ में क्या है आपका? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड का थर्ड एमसीक्यू है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि द रेशो कौन सा है? मे इंडिकेट द फर्म्स एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस सेल्स। स्टॉक आउट्स, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री से रिलेटेड रेशो हो गया, एक ही तो रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ज्यादा ज्यादा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी देख सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है कि एवरेज पेमेंट पीरियड नहीं होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं होगा, क्विक रेशो नहीं होगा, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है हमको क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, ध्यान से पढ़ेंगे। एबीसी कंपनी एक्सटेंड्स क्रेडिट टर्म्स ऑफ 45 डेज टू इट्स कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर से वो 45 डेज के अंदर पेमेंट लेने का उसने टाइम दिया हुआ है कि हमको 45 डेज में पैसा मिल जाना चाहिए अपने कस्टमर्स को उधार देते हुए, ये बात कहती है। अगर उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट कलेक्शन जो है वो कब पुअर माना जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑब्वियसली बात है 45 डेज से नीचे है, 45 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है, उससे पहले पैसा मिल गया, अच्छी बात है, क्रेडिट पॉलिसीज ठीक है, उसके बाद पैसा मिलेगा तो वो गलत बात है, क्योंकि हमने 45 डेज का टाइम पीरियड कस्टमर्स को दिया हुआ है और उसके बाद अगर पैसा आ रहा है मतलब हमारी कलेक्शन पॉलिसीज अच्छी नहीं है। किसकी? हमारी से मतलब एबीसी एग्जिस्टिंग कंपनी की, ऑब्वियसली बात है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर 30 डेज कम है 45 डेज से, 36 भी 45 से कम है, 47 डेज 45 डेज से ज्यादा है, 37 डेज भी कम है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू क्लास। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, जो कि साथ के साथ आपका एनसीईआरटी की बुक का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड, उसका आपका 5th एमसीक्यू है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, who are especially interested in the average payment period since it provides them with a sense of bill paying pattern of the firm। अब भैया बिल का पेमेंट किसको लेना है फर्म से, जो फर्म को सप्लाई करेगा, फर्म को जो उधार देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए उस हिसाब से देखते हैं। कस्टमर्स नहीं, वो उधार देते नहीं, उधार लेते हैं, इसलिए उनके लिए मतलब का नहीं है। स्टॉक होल्डर्स नहीं, उनको तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे मतलब है कि भैया हमारे पास स्टॉक है, उस पर कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है, उनको भी मतलब नहीं है। लेंडर्स एंड सप्लायर्स और बोरोवर्स एंड बायर्स नहीं, उनको तो सॉल्वेंसी रेशियो से मतलब होता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू क्लास। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम डीपीपी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द विच रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। भैया लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए एक ही रेशो था, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन सा रेशो पढ़ा था हमने, सॉल्वेंसी रेशो। तो लिक्विडिटी नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगा, सॉल्वेंसी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, टिल देन थैंक यू क्लास।